हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हम पिछले भी लगातार कई दिनों से रीजनिंग के ही वीडियो आपको दे रहे हैं और ऐसे सवालों को लगा रहे हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके और ऐसे क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है ये जो हमारा सीरीज़ दिया गया है, इनके क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर और अल्फ़ाबेट आएगा। अगर हम देखें दोस्तों, तो आपका 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। अगर यहाँ पे देखें तो इस सब में 2-2 का प्लस हो रहा है, यानी कि 2-2 ग्रोथ हो रहे हैं। तो आपका अगली संख्या जो आएगी यहाँ पे 22 आएगी। उसके बाद जो है दोस्तों, हमारा ये क्या है, के है, एम है, ओ है, क्यू है। उसके बाद क्या आएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे के बाद एल आता है, एम के बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है और क्यू के बाद आर आता है। यानी कि ये एक एक अक्षर इसमें बढ़ रहा है। अगर आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। यानी कि आपका यहाँ पे जो होगा एस लिखा होगा। आपका ऑप्शन में कहाँ लिखा है, बी में लिखा गया है। यानी कि 22 और एस, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है, ये सवाल बहुत ईजी था। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि ये जो आपका सारा वर्ग दिया गया है, इनमें कितने वर्ग हैं आपको बताना है। ऐसे आप लोग अगर गिनेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, आप लोग गिन नहीं पाएंगे। ऐसे सवालों को लगाने के लिए दोस्तों, आप लोग को फार्मूला लगाना पड़ता है। कैसे, आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 और यहाँ 5। ऊपर आपका क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग 1 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3। अब क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी वाली संख्या का सबसे बड़ी वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। अगर हम 3 का 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 का हम 4 में करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद 1 का अगर हम 3 में करेंगे तो आपका 3 आ गया। बस आपका आंसर आ गया। आपका क्या होगा, 15, 15 8 हो जाएगा आपका 23 और 23 3 हो जाएगा 26। यानी कि आपके टोटल जो स्क्वायर है वो आपके 26 है। आपका आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। यानी कि इनमें कुल टोटल स्क्वायर आपके हैं 26। आप लोग इस तरह से लगाएंगे तो आपको गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये फार्मूला बेस पे ही आता है। ठीक है, गिनते गिनते आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, यदि पीला को नीला कहा जाता है, नीले को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को हरा कहा जाता है, हरा को भूरा और भूरा को लाल कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होगा। यानी कि दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग ये देखा करिए कि जो वस्तु पूछ रही है वो वस्तु किस कलर की होती है और वो किस में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि वो वस्तु किस कलर की होती है और किस में वो बदल रहा है। तो आप पूछा क्या गया है, दूध। दूध का कलर कैसा होगा। अगर हम देखें तो दूध हमेशा वाइट होता है। और यहाँ पे जो आपको बोला गया है दोस्तों कि सफ़ेद को हरा कहा गया है। यानी कि वाइट हमारा सफ़ेद हुआ और सफ़ेद को क्या बोला गया है, हरा बोला गया है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। दूध का कलर हमारा क्या होगा, हरा होगा। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित समूह के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। यानी कि दोस्तों, आपका ये जो ऑप्शन है, इनमें से आपको सबसे उपयुक्त चीज़ करना है। आपका कौन सा है, चटाई, बल्ला और वैन। यानी कि इन तीनों को कौन सा इसमें वेन आरेख दर्शाता है आपको देखना है। अगर हम देखें तो आपका डी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चटाई भी आपका बल्ला से वैन नहीं खाता, ना बल्ला चटाई से वैन खाता है, ना ही बल्ला वैन से मेल खा रहा है, ना तो वैन चटाई से मेल खा रहा है। यानी कि ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, बंटी और बबली सुबह चेस खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर चेस खेल रहे हैं। यदि बंटी खेलते हुए सूर्योदय को देख रहा है तो बबली का मुंह किस दिशा में। यानी कि दोस्तों, दो दोस्त हैं, बंटी और बबली। ये लोग क्या खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं। और इसमें आपको बताना है कि बबली का मुंह किस दिशा में। अगर हम देखें तो आप लोग ऐसे पहले आप लोग दिशा बना लिया करिए। अब मान लीजिए ये आपका दिशा हो गया और ये आपका चेस हो गया। ठीक है, ये चेस हमेशा आमने सामने बैठ के खेला जाता है।
ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि बंटी सुबह चेस खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर चेस खेल रहा है, यदि बंटी खेलते हुए सूर्योदय देख रहा है, यानी कि बंटी जो खेल रहा है वो सूर्योदय देख रहा है, यानी कि आपका इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो बंटी अगर सूरज देख रहा है तो वो इधर बैठेगा, यानी कि पश्चिम दिशा में बैठेगा। और क्या बोल रहा है, तब भी सूरज देख पाएगा। और बोल रहा है कि बबली का मुंह किस दिशा में, अब बबली इधर बैठेगा, इस वाले हिस्से पे, यानी पूरब वाले हिस्से में बैठेगा। तो बबली का जो मुंह होगा वो किधर होगा, उसका मुंह पश्चिम में होगा, यानी वो सूरज नहीं देख पाएगा। तो उसका जो आंसर होगा आपका हमारा ए होगा, यानी कि बबली का जो मुंह होगा वो हमारा पश्चिम की ओर होगा, यानी कि इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है। यानी कि कोई कोच है वो अपने क्लब में खिलाड़ियों के आपके परफॉर्मेंस को पहचान रहा है, उनकी क्षमता को जान रहा है और वो कह रहा है कि खिलाड़ियों की प्रतिभा जो है विपुलता में है। तो अब कथन में क्या कहा गया है, ये सवाल को आपको हमेशा पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है। अगर यहाँ पे देख रहा है कि उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है, यानी कि अच्छे कंडीशन में है, तो क्या कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है? अगर वो सक्षम नहीं होता तो वो ऐसे बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि खिलाड़ी अच्छे कंडीशन में है और अच्छे श्रेणी के है, इसलिए उसने बोला विपुलता में, यानी कि पहला तो आपका सही होगा। उसके बाद बोलता है कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है, यानी कि बिल्कुल स्वीकार कर रहा है, यानी कि कोच अपने टीम की प्रतिभा को, जौहर को देख रहा है कि वो कैसे खिलाड़ी हैं, यानी कि ये भी आपका सही है, दोनों पॉजिटिव होगा। इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि 3, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है, यानी कि वो दोनों बातों सही सही कर। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, यानी कि ए से लेकर जेड तक हमारा बाएं से दाएं चलता है। ठीक है, और पूछ रहा है कि सातवां अक्षर दोस्तों आपका जी होता है। ठीक है, और बोल रहा है कि जी से मतलब 5वां अक्षर कौन होगा, यानी कि जी में अगर आप लोग यहाँ पे 5 प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12। अब 12 में क्या आता है, एल आता है। ठीक है, और आपके ऑप्शन में एल नहीं दिया गया है, यानी कि इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, आपका जो अक्षर होगा एल होगा। और दोस्तों हम बता दें कि ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप लोग एक फार्मूला याद कर लीजिए, इजोटी, यानी कि ई जे ओ टी और वाई। क्योंकि ई हमारा 5 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे, टी हमारा 20 पे और वाई हमारा 25 पे। यानी कि आप लोग ई इजेट्टी को याद कर लेंगे तो इजोट्टी के अंतर्गत आप लोग सारे अल्फ़ाबेट के नंबर को आप पहचान लेंगे। क्योंकि अभी हमने बोला कि जी के बाद 12वां अक्षर जो था आपका एल था, यानी कि 5 मैंने इसमें प्लस कर दिया तो आपका 12 आ गया। और जे हमारा आपका 10 नंबर पे होता है, अगर आप 10 के बाद देखिए जे फिर के फिर एल, यानी कि 12 नंबर पे आ गया। आप लोग इजोट्टी को याद कर लीजिए, इसलिए आप लोग इसको लगा लेंगे। आपका आंसर जो था हमारा एल था, जो कि आपके क्वेश्चन में आपके आंसर में एल नहीं दिया गया था। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक खास कोड में सैड को हैज परसेंटेज और 35 के रूप में लिखा जाता है और रेड को @65 के रूप में लिखा जाता है। इस कोड में रैज को कैसे लिखा जाएगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि ये जो हमारा सैड लिखा हुआ है, इनका जो कोड है वो हमारा इसमें है, और ये जो हमारा रेड लिखा हुआ है इसका कोड इसमें है। तो आपको इन्हीं कोडों के हिसाब से आपको रैज को लिखना है। तो अगर हम देखें तो आपका आर कहाँ लिखा हुआ, आर यहाँ पे लिखा हुआ है, आर यहाँ पे रेट पे लिखा है। तो अगर आर का कोड हमारा @ हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिए ए है, ए आपका सैड में लिखा हुआ है, सैड के बाद आपका जो है वो हमारा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आई देखें हम लोग, तो आई सैड में तीसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे इसमें कौन सा है, 35 है, यानी कि यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो एस यहाँ पे आपके आगे है और एस यहाँ पे 4 नंबर पे, अगर एस का कोड यहाँ पे हैज़ हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो हमारा है ई है, ई आपका रेड में लिखा हुआ है और रेड में आपका ई दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। अगर हम देखें @% 3 हैज और 6 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो @% 3 हैज 6 आपका सी में दिया गया है और आपका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, क्योंकि इन्हीं नंबरों का कोड इन्हीं के में दिया गया है। आपको इन्हीं नंबरों को उन कोडों से कंपेयर करना है आपको आंसर निकालना है, ठीक है। क्योंकि इनमें कोई बाहरी अंक इंक्लूड नहीं किए गए हैं, सिर्फ आपको उन्हीं कोडों को खोजना है जो इनसे रिलेटेड है, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, यानी कि आपको बताना है ये जो हमारा त्रिभुज है वो कुल कितने इनमें त्रिभुज है, ठीक है। दोस्तों ऐसे त्रिभुज को भी लगाने के लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग गिन लेंगे कि आपके ये जो रेक्टेंगल है कितने इसमें त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर इनमें 9 है तो आप लोग यहाँ पे 9 लिखिए और 2 से इसको गुणा कर दीजिए। उसके बाद आपका आंसर जो आ जाएगा वो 18 आएगा, लेकिन ये आपका आंसर है नहीं। उसके बाद 18 आएगा, फिर इनमें आप क्या करेंगे, इनमें 5 माइनस कर दीजिए, ठीक है। जो आंसर आपका रियल आएगा वो हमारा 13 आएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना भी इसमें रेक्टेंगल हो आप लोग उसको गिनने के बाद टोटल को 2 से गुणा करिए और उसमें 5 माइनस कर दीजिए, आपका सही आंसर आपका आ जाएगा। आपका जो आंसर है वो हमारा डी है, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है वो है, निम्न में से विषम को चुनिए, यानी कि आपको बताना है ये जो कंट्रीज़ दी गई हैं इनमें सबसे अलग कौन सा है, मैक्सिको, कुवैत, मलेशिया या सिंगापुर। दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। क्यों होगा, अगर हम देखें मैक्सिको एक अमेरिकन कंट्री है, कुवैत एक एशियन कंट्री है, मलेशिया भी एशियन कंट्री है, सिंगापुर भी एशियन कंट्री है। अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो सब इसमें जो आंसर आएगा आपका मैक्सिको आएगा, लेकिन ये इस हिसाब से नहीं है, ये इस हिसाब से है क्योंकि मैक्सिको की राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है, कुवैत की राजधानी जो है वो कुवैत सिटी है और सिंगापुर की राजधानी जो है वो सिंगापुर सिटी है। लेकिन मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है, क्या है, कुआलालंपुर। इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, यानी कि मलेशिया इनमें सबसे अलग है। बाकी ये जो तीनों है ये देश होते हुए भी इन देश के नाम का इनका राजधानी भी है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।